वेलकम गाइस टुडेस टॉपिक मोशन गति। ये चैप्टर 4 है 9th का, और ये एक ही वीडियो में A to Z पूरे लेसन को ख़त्म किया जाएगा। सो नो स्किप, पूरी की पूरी वीडियो लाइन से देखिएगा। अगर इसका न्यूमेरिकल वीडियो भी चाहिए तो कमेंट करिएगा, न्यूमेरिकल वीडियो बना दिया जाएगा, है ना। अगर आप पिछले चैप्टर देखना चाहते हैं तो पिछले चैप्टर का वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप निकाल लीजिएगा। तो आज हम लोग का जो पार्ट है वो पार्ट 1 लिखा जरूर हूँ, लेकिन यहाँ पर पार्ट 1 नहीं है, केवल एक ही वीडियो में कम्प्लीटली हर चैप्टर को बताया जाएगा। सो ध्यान से सुनिएगा, रिपीट करके सुनिएगा। तो चलते हम लोग अपना पहला टॉपिक में, मोशन। ये मोशन है क्या? तो किसी अवलोकन बिंदु के सापेक्ष, अब मान लीजिए मैं इसको एक अवलोकन बिंदु मानता हूँ जहाँ से हम लोग अवलोकन करेंगे, जहाँ से आकलन करेंगे। तो एक व्यक्ति है एक व्यक्ति ओ है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे बिंदु बनाए, बिंदु बी, बिंदु सी बना दिया मैंने, है ना। तो किसी यहाँ पर मैंने बनाया, उसको अभी समझ नहीं आएगा, आप लोग देखिए आगे सब समझ आ जाएगा। तो किसी अवलोकन बिंदु के सापेक्ष वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, मतलब ये एक वस्तु O है जो अभी बिंदु A पर है और वो धीरे धीरे चलते हुए चली जाती है बिंदु B पर। कहाँ पर चली जाती है? बिंदु B पर। तो अवलोकन बिंदु के सापेक्ष है, मतलब इसको मान लीजिए हम लोग बिंदु A को अवलोकन बिंदु मानते हैं, यहाँ से अवलोकन करते हैं तो वो अभी कहाँ गया है? वो बिंदु B में चला गया है, A के सापेक्ष ना। तो किसी अवलोकन बिंदु के सापेक्ष वस्तु के स्थिति में, ये O माने हुए वस्तु है, वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन। पहले स्थिति में वो बिंदु A में था, दूसरी स्थिति में बिंदु B में चला गया। तो उसकी स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन। किसके साथ हुआ? समय। इसको जानने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? समय जरूरत पड़ेगी। तो इसी को बोला जा रहा है कि किसी अवलोकन बिंदु के सापेक्ष वस्तु के स्थिति में, ये वस्तु इसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है, मोशन कहलाता है। क्लियर हो गई? मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब वो गति, उसके लिए समय की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि समय के साथ वस्तु की स्थिति पर, वस्तु की स्थिति पर, पहले वस्तु बिंदु A पर था, अब वस्तु बिंदु B पर है। समय के साथ वस्तु की स्थिति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। वही क्या कहलाता है? गति कहलाता है, मोशन। ठीक है, ऐसे समझिएगा आप, है ना। ये तो अपना पहला टॉपिक क्लियर हो गई। अब गति का ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, बनता नहीं है ना, कितनी गति है। तो हम लोग मेन टॉपिक में चलते हैं, दूरी में। चलिए, तो हम लोग चलते हैं दूरी। क्या है दूरी? तो देखिए कि वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई, वही फिर बता रहा हूँ मैं कि बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C, B से मेरा नाम आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बिंदु A, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई। अब वस्तु O को मानता हूँ मैं, वस्तु O है, वो धीरे धीरे बिंदु B कर जाता है, B के पास जाता है। अरे छत्तीसगढ़ में रहता है, छत्तीसगढ़ी कभी कभी निकल जाती है। तो बिंदु B के पास आती है, उसके बाद बिंदु C पर जाती है। अब क्या होता है कि वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई, वस्तु द्वारा, ये वस्तु O है तो यहाँ से वो B तक जाता है, B से C तक जाता है। तो वस्तु द्वारा मार्ग, ये जो मार्ग है उसका लंबाई होगा ना, मार्ग है उसका क्या होगा? लंबाई होगा। तो वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। मतलब ये मान 5 किलोमीटर है, ये भी 5 किलोमीटर, तो कुल कितना किलोमीटर चला गया? वो 10 किलोमीटर चला गया। तो ये 5 और 5 ये क्या है? लंबाई है। यहाँ से यहाँ तक की क्या है? लंबाई है। तो वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई या वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई दूरी कहलाती है। ठीक है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। यह एक अदिश राशि है ना। और इसका सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो अगर समय को पक्षांतर किए तो चाल के साथ गुना हो जाएगा ना, तो इसलिए इसका सूत्र बन गया दूरी बराबर चाल गुणित समय। ये हो गया। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी कि ये अदिश राशि है क्या, है ना। तो इसके लिए मैंने परिभाषा बना रखी है, अदिश राशि और सदिश राशि की परिभाषा एक रूप में। ठीक है, चलिए अदिश राशि और सदिश राशि क्या है समझते हैं, है ना। तो वे राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती? दिशा की। अब देखिए
मान कोई वस्तु ये है, वस्तु ए है, ए में कन्फ्यूज हो जाओगे फिर आप। वस्तु ओ है जो बिंदु ए पर है, वो बिंदु बी पर जाती है, वहाँ से बिंदु सी पर जाती है, डी पर नहीं ले जाना है अभी, है ना, इतना काफ़ी है। तो अब यहाँ जाती है ये, यहाँ से यहाँ तक गई तो यहाँ का इसकी दूरी कितना है, 5 किलोमीटर, है ना। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मान लिया है ऐसा, है ना। तो 5 किलोमीटर गई, उसके बाद फिर आगे गई तो 5 किलोमीटर गई, फिर वापस आई, देखिए यहाँ से 5 किलोमीटर गई, फिर 5 किलोमीटर गई, 10 हो गया। वापस फिर आती है यहाँ पर तो कितना हो गया, 15। वापस फिर आती है तो 20, उसकी दूरी कितना हो गया, 20। तो यहाँ से गई 5 किलोमीटर, फिर आगे गई 5 किलोमीटर, 10 हो गया। वापस आई फिर 5 किलोमीटर, 15 हो गया। अब घटा मत देना, उधर ही आ रही है, क्योंकि दूरी ऐसा नहीं होता है ना। दूरी मतलब जितना वो चल रहा है, जितना वो तय कर रहा है, वो उसकी दूरी है, तो इसको घटाना उठाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ए से निकला वो 5 किलोमीटर, बी से सी तक गया, फिर 5 किलोमीटर गया, और सी से फिर बी तक गया तो फिर 5 किलोमीटर गया, और बी से ए तक गया तो फिर 5, कुल मिला को 20 किलोमीटर की दूरी तय करी, है ना। अब वो पूर्व दिशा में गई, पूर्व दिशा में फिर गई, पूर्व से अब पश्चिम की ओर आ रही मान लो जाए, पश्चिम को आ रही है, तो हम लोग दिशा को देख रहे हैं क्या, नहीं देख रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, केवल इसकी दूरी देख रहे हैं, दिशा की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है हमको, है ना। तो यहाँ पर ए से बी में गया 5 किलोमीटर, बी से सी में 5 किलोमीटर, सी से बी में फिर 5 ऐसे 20 किलोमीटर वो दूरी तय करी। मतलब इसके लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ी हमको। आगे और बताऊंगा कि दिशा की आवश्यकता कैसे पड़ेगी। तो वे राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण कितना आया, वैल्यू कितना आया, 20 आया। तो व्यक्त करने के लिए, इस राशि को व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशि कहलाती है। जैसे कि दूरी, एग्जाम्पल के लिए दूरी, समझ आया। हाँ, अब हम लोग चलते हैं सदिश राशि में। अब आपको भाई सदिश राशि का परिभाषा मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि आप लोग को लिखना है। कैसे लिखना है देखो, कि वे राशि, अदिश राशि का परिभाषा जोड़ देते हैं हम लोग, नॉट स्फीयर। तो वे राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशि कहलाती है। डबल खर्चा थोड़ी कर देंगे हम लोग, इसी में निपटा दिया ना। तो वे राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, क्या राशि कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। क्या राशि कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए विस्थापन। अब देखो कैसे दिशा की जरूरत पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, वस्तु का नाम ओ, ठीक। ध्यान से देखिए कि वस्तु ओ है, इसको मैं उत्तर मान लेता हूँ, उसको दक्षिण, इसको मैं पूर्व मान लेता हूँ, इसको पश्चिम। अब आप लोग किसको पश्चिम पूर्व मानोगे आप लोग जानो, ठीक है। तो इसको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मान लिया मैंने, है ना। तो ये वस्तु है, वो बिंदु ए से बी की ओर जा रही है, गया, ठीक। कितना किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर गया। वस्तु विस्थापित हुई ना, ए से बी तक विस्थापित हुई ना। फिर बी से सी गया, कितना गया, 5 किलोमीटर गया, हो गया। किस दिशा में गया, पूर्व दिशा में गया। मतलब हम लोग विस्थापन को क्या लिखेंगे, अभी भी दूरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, विस्थापन के बारे में बात कर। तो विस्थापन को क्या लिखेंगे कि वहाँ ए से बी तक 5 किलोमीटर विस्थापित हुई और बी से सी तक 5 किलोमीटर विस्थापित हुई। यहाँ तक तो सब जान गए ना। अब ध्यान दिमाग लगाइए कि मान जाए वो सी से बी तक जाती है, फिर वापस, बात समझ रही है, पूर्व दिशा में जा रही थी ना, अब वो पश्चिम में जा रही है, तो बी से वो सी में जाती है, 5 किलोमीटर तय करती है। तो विस्थापन कितना होगा, यही दिमाग लगाना है। पॉज करके बताइए मुझे कि कितना आएगा इसका विस्थापन। चलिए, तो आप, मुझे लगा होगा कि आप पॉज करके आप लोग विस्थापन बताए होंगे, निकाले होंगे, है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये 5 किलोमीटर विस्थापित हुई पहले, फिर 5 किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर विस्थापित हुई, उसके बाद वापस फिर यहाँ आई 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर 5, 5, 10, 5 या 15 ऐसा अगर लिखते हैं तो वो गलत है, वो उसकी दूरी हो गई, ना कि विस्थापन। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअली में कि वो कितना विस्थापित हुई। तो ए से बी तक 5 किलोमीटर, बी से सी तक फिर 5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो सी से बी तक गई
तो इस 5 किलोमीटर को वापस उसी दिशा में आ रही है, इसीलिए इस 5 किलोमीटर को घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ से यहाँ किलोमीटर 5, यहाँ से यहाँ कितना 5, 5 5 कितना हो गया 10, और 10 में से वापस फिर आया 5 घटा दें तो वहाँ की विस्थापन कितना निकल गया 5। मतलब वो केवल ए से बी तक गई, बी से सी गई और सी से फिर भी गई। तो हमको क्या पता कि वो सी से गया कि नहीं गया, हमको कोई मतलब नहीं। हमको इतना जानना है कि वो कहाँ है अभी। अभी वो बी के पास है। पहले ए से बी गई, बी से सी गई, सी के बाद फिर बी के पास आएगी। तो हमको क्या मतलब सी से, हमको कोई मतलब नहीं। हमको ये मतलब रखना चाहिए कि ए से वो निकली और अभी कहाँ पास है, तो अभी कहाँ पास है, बी में है। अब सी से गुजर के आई, उससे कोई मतलब नहीं है। जब दूरी के बारे में बात करते हैं ना, तब हम लोग बोलेंगे कि सी से गुजर के आया है तो उसका दूरी निकालेंगे। विस्थापन केवल 2 स्थितियों का अंतर। पहली स्थिति में बिंदु ए में थी, दूसरी स्थिति में बिंदु बी में थी। तो ए और बी की दूरी कितना है भाई? 5 किलोमीटर है। मतलब विस्थापन कितना है? 5 किलोमीटर। खत्म। ठीक है। अगर इसी का मैं दूरी निकालता हूँ तो यहाँ से ए से बी तक गया तो 5, बी से सी गया 10, सी से बी गया तो 15। इसकी दूरी निकल गया 15। कितना निकल गया? 15। और 5 से और यहाँ आ जाएगा तो 20 निकल जाएगा। लेकिन हमको विस्थापन निकालना है, तो ए से बी तक गया तो 5 गया, बी से सी तक गया तो फिर 5 गया, 10 हो गया। और सी से वापस बी तक आया, फिर 5 घटा दे तो कितना बचा? केवल 5 बचा। मतलब इसका विस्थापन केवल कितना हो गया? 5। खत्म। ऐसा समझना है आपको सदिश राशि को। तो वे राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। जैसे कि विस्थापन, अब दिशा की आवश्यकता पड़ी ना। पहले वो कौन सी दिशा में जा रही थी? पूर्व दिशा में जा रही थी, हम लोग जानते थे। अब वापस मगर वो पश्चिम दिशा में आ गई तो हमको पता चल गया पश्चिम दिशा में आ रही, मतलब क्या करना है हमने को? माइनस करना है। अगर पूर्व में जाती तो फिर प्लस करते करते जाते हैं। तो इस तरह से हमको दिशा की आवश्यकता पड़ती है, वो है क्या? सदिश राशि है। चलिए, तो आगे का जो टॉपिक आता है वो है विस्थापन, है ना। ये विस्थापन है क्या? देखिए, तो किसी वस्तु के, या वस्तु के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु के, है ना, 2 स्थितियों का अंतर उनका विस्थापन कहलाती है। अंतर मतलब माइनस होता है, आप लोग जानते हैं। तो किसी वस्तु के 2 स्थितियों का अंतर, मतलब फिर वही बता रहा हूँ कि ये वस्तु O है, वो बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C। चलो आज मैं D बढ़ा देता हूँ, ठीक है, बिंदु D। वैसे मैं C तक समझा सकता था। चलिए, तो ये वस्तु O है, वो बिंदु A से B, B से C, C से D यहाँ तक जाती हैं। मान जाए यहाँ किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ठीक। तो ये बिंदु A से B तक गई, कितना किलोमीटर गई? 5 किलोमीटर। B से C तक गई, B से कहाँ तक गई? C तक गई, है ना। तो कितना हो गया? 10 किलोमीटर। C से D तक गई 15 किलोमीटर। अब D से C तक गई 20 किलोमीटर। C से B तक गई, समझ रहा है क्या लिखा रहा हूँ अभी मैं? दूरी। क्या लिखा रहा हूँ मैं अभी? दूरी। A से B तक गई 5 किलोमीटर, B से C तक गई 5 किलोमीटर, C से D तक गई 5 किलोमीटर, D से फिर C तक गई 5 किलोमीटर, C से फिर B तक गई फिर 5 किलोमीटर, और B से A तक गई फिर 5 किलोमीटर। तो 5 5 10 5 15 5 चौक 20 5 5 25 5 6 का 30। इसका किलोमीटर दूरी कितना निकल गया? 30। लेकिन हम पढ़ के आ रहे हैं विस्थापन। तो किसी वस्तु के 2 स्थितियों का अंतर, ये पहली अगर बिंदु A में थी तो दूसरी में वो बिंदु B में रहेगी, या तो C में रहेगी, या तो D में रहेगी, या तो फिर C में आ जाएगी, या तो फिर B में आ जाएगी, फिर A में आ जाएगी। तो ये आपको समझना है कि केवल 2 स्थिति। हमको क्या करना है कि 2 ही जगह रह सकते वस्तु, या तो एक जगह पहले यहाँ था, दूसरी जगह रहेगा, या तो तीसरी जगह रहेगा, या तो बीच में रहेगा, कहीं पर भी रहेगा, लेकिन 2 स्थिति में रहेगा। पहला बिंदु 1 में था, उसके बाद किसी न किसी बिंदु में वो रहेगा। मतलब केवल कितनी स्थिति रहेगा हमारे पास? केवल 2 स्थितियाँ रहेगी। समझ आ रही है कि वो बिंदु ए पर है अभी, मान जाए तो ऐसे चलते हुए जा रही है और बिंदु D में चले गई, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पहले बिंदु A में था, अब किस में? बिंदु D में। मतलब कितना स्थिति? 1 और ये 2। इस चीज़ को समझना है आपको। 1 और ये 2 ही बिंदु है अपने पास, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर कर देते हैं हम लोग। क्या कर देते हैं? अंतर। समझ रहे हो ना? वही है, पहले 0 में था, अब कितना है? 5 5 10 5 15 15 में चला गया। विस्थापन कितना निकल गया इसका? 15। बात समझ रही है कि किसी वस्तु के 2 स्थितियों का अंतर उसका विस्थापन कहलाती है। तो अब क्यों, ध्यान देखिए, A से B तक गया 5 किलोमीटर, B से C तक गया 5 किलोमीटर, और C से D तक गया 15 किलोमीटर। इसका निकल गया विस्थापन। 15 किलोमीटर इसका निकल गया दूरी। अब माइंडेड वाले काम कर रहा हूँ मैं। अब मान लो जाए वो D से C तक आती है, तब A से B तक जाती है 5 किलोमीटर दूरी, B से C तक जाती है 5 किलोमीटर दूरी,
सी से डी तक जाती है 5 किलोमीटर दूरी और डी से सी तक जाती है 5 किलोमीटर दूरी, तो 5 चौक 20, इसका दूरी निकल गया। तो विस्थापन कितना निकलेगा? विस्थापन देखिए 5 यहाँ से गया 5 किलोमीटर, यहाँ से फिर गया 5 किलोमीटर, यहाँ से फिर गया 5 किलोमीटर, तो कितना गया वो 15 चला गया। अब ये दिशा फिर वापस बदल रही है, अपनी दिशा बदल रही है, तो दिशा बदल रही है मतलब डी से वो सी तक कितना गया, डी से सी तक कितना गया, वो 5 गया, तो यहाँ पर माइनस करेंगे और 5 करेंगे तो ये हो जाएगा, निकल गया 10। मतलब वो कहाँ पर है अभी? बिंदु सी पर है, मतलब बिंदु ए में था, बिंदु सी में गया, मतलब वहाँ की दूरी 5 5 5 5 10 15, 15 से 20, दूरी 20 निकल गया। अब हम विस्थापन, तो विस्थापन कहाँ है? बिंदु ए में था और सी में है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना था, है ना? हम लोग कितना निकाले थे? 20 निकाले थे ना, तो हमको विस्थापन कितना निकालना है कि यहाँ से वो केवल इतना दूर तक है, मतलब इसकी दूरी 5 थी, इसकी दूरी 5 थी, तो 5 5 कितना हुआ? 10 हुआ, केवल 10 हुआ, तो मतलब इसका विस्थापन कितना हो गया? केवल 10 किलोमीटर। ठीक है ना? ऐसा इसका जो मात्रक है वो तो मीटर ही है ना? तो आपको बता दूं कि किसी वस्तु के दो स्थितियों का अंतर उसका विस्थापन कहलाता है। ऐसा ही मात्रक उसका क्या है? मीटर है, वहाँ एक सदिश राशि है ना? और विस्थापन बराबर होता है वेग बटा वेग गुणित समय अंतराल, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय अंतराल होता है, तो इसको पक्षांतर करें तो विस्थापन का सूत्र बन गया। ठीक है ना? इस तरह से आप विस्थापन के बारे में समझ सकते हैं। अंकित प्रश्न के लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, नहीं तो इतना ही हम लोग अधिकतर न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक आध दो आते हैं, है ना? तो अभी हम लोग केवल परिभाषा में चल रहे हैं और परिभाषा मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ रही है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, गति के बाद विस्थापन के बाद ये चाल आती है। चाल, ऐसे चालबाज वाली बात आप सुने होंगे, वैसे बाकी हम लोग चलते हैं इसमें। चलिए, तो चाल का परिभाषा देता हूं मैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, मतलब क्या होता है कि ये वस्तु यहाँ से निकली और यहाँ गई, यहाँ से फिर यहाँ गई, तो इस वस्तु को 1 से 2, 2 से 3 तीसरा बिंदु तक जाने के लिए, है ना, तीसरा बिंदु तक जाने के लिए उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? समय की। इकाई समय, कितना दूरी, कितना देर तक वो चलती है, उसकी चाल कैसा है ना? तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। मतलब हमारे दूरी को हम लोग गिन रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को देखना पड़ेगा कि कितना समय हुआ है, कितना क्या हुआ है, समय नहीं पड़ेगा दूरी के लिए, सीधा नापना है। अब इसमें चाल में आपको बताना पड़ेगा कि ये कितने समय में वो कितना दूरी तय कर रहा है, तो वही उसकी चाल कहलाएगी। समझ रही है? मतलब मान लीजिए यहाँ से बाइक से निकलता है कोई व्यक्ति, लियो बाइक से, है ना तो ये कितना स्पीड से जा रही है, कितना दूरी तय किया उसको लिखेंगे, और उस दूरी में कितना समय लगेगा, तब वो उसका क्या निकलेगा? चाल। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहती है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। इसको मात्रक को याद रखना, हर टॉपिक में मात्रक बता रहा हूँ, है ना, बताया हूँ। तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। यह एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। मान लीजिए सीधा जा रही है तो भी हम लोग दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, वापस आ रही है तो भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। क्यों? क्योंकि हमको दूरी निकालना है, और दूरी के साथ साथ उसमें समय, कितना समय लगा है उसको करेंगे, तो कहाँ से हमको दिशा की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। तो इसीलिए कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय, है ना। अब मान जाए यहाँ से जा रही तो चाल बोलते हैं, एक बिंदु से 2 बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, तो 4 निकाल सकते हैं। अब तीसरा बिंदु से वो फिर वापस दूसरा मारा है, पहला मारा है, तो ए से 3 तक गया और 3 से फिर 1 तक आया, जाने में चाल और आने में चाल। तो सब चाल को हम लोग निकालेंगे तो उसको औसत चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? औसत चाल। तो औसत चाल का सूत्र क्या बनेगा? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है क्या? तो औसत चाल बनेगा कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय अंतराल। जितना दूरी को तय करेगी उसको लिखेंगे और जितना समय लगेगा उसको लिखेंगे, औसत चाल निकल जाएगा। चल चाल निकालने का उदाहरण मैं बता देता हूँ।
मान लो जाए एक कार है, वो 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल कितनी होगी? तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 60 किलोमीटर है, बटा किलोमीटर में दिया है तो घंटा में दिया है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये मीटर में दिया रहता है तो इसको हम लोग घंटा में नहीं कर सकते थे, है ना। तो ये 30 किलोमीटर प्रति आवर, इसका जो चाल निकल गया, कितना निकल गया? 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वो चलता है। ठीक है, चलिए तो आगे आता है वेग। वेग है क्या, है ना। तो अब चाल और वेग में क्या फ़र्क है उसको बता देता हूँ आपको, है ना। तो उसमें हम लोग परिभाषा देते हैं, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? चाल कहते हैं। अब वेग की परिभाषा कैसे बदल रही है देखिए। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, यहाँ तक तो क्लियर है, निश्चित दिशा में, अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ जुड़ा है, निश्चित दिशा जुड़ा है, उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं, पर इसीलिए तो वो अदिश राशि था। अब ये क्या है? सदिश राशि है। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में, कौन दिशा में? निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। मतलब दिशा की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ये बिंदु ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, तो ए से बी, बी से सी, सी से बी, सी से बी से ए, ऐसा आता है। तो हम लोग को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? दूरी। और किसकी ज़रूरत पड़ेगी? समय की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो वो हो जाएगा चाल। क्या हो जाएगा? चाल। इसका दूरी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक गया उसका दूरी, यहाँ से यहाँ तक जाएगा उसका दूरी, और यहाँ से यहाँ जाने में समय, यहाँ से यहाँ जाने में समय निकालेंगे तो निकल गया चाल। अब हम बारी है वेग की। तो वेग यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है। तो उसका स्पीड, उसका जो वेग है, क्या है? वेग, वो कितना है? और यहाँ से यहाँ जा रही तो उसका वेग कितना है? अगर यहाँ जाकर रुक जाती है, मान लो जाए, रुक जाती है वो, मान जाए, है ना। अब रुक जाती है तो उस स्थिति में उसका वेग है वो कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। बात समझ रही है। यहाँ से फुल, यहाँ सबसे लोएस्ट 0 स्पीड में चलता है वो, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते 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 बढ़ाते, अब रुकेगा तो स्पीड कम करेगा ना। तो स्पीड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बात समझ रही है। स्पीड कम हो रहा है। अब स्पीड कम हो रही है मतलब वो बता रहा है कि आप पूर्व दिशा में चल रहे हो, अपने को माया पश्चिम में जाना है। कहाँ जाना है? पश्चिम। तो यहाँ से स्पीड 0 हो गई, तो 0 के बाद फिर वो स्पीड क्या करेगा? बढ़ाएगा, फिर स्पीड बढ़ाएगा, बढ़ाते 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 फिर यहाँ पर रुकेगा, तो फिर स्पीड कम हो जाएगा। तो उस स्थिति में हमको दिशा की ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ स्पीड, यहाँ पर इस दिशा में ज़्यादा था, इस दिशा में फिर कम हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, इस दिशा में कम था फिर ज़्यादा हो रहा है। तो उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ रही है? दिशा की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो इसीलिए हम लोग वस्तु का जो वेग है उसका सूत्र बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे? उसका सूत्र बनाएंगे विस्थापन बटा समय अंतराल। ठीक है, विस्थापन बटा समय अंतराल। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक गई तो कितना विस्थापित हुई? यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, कितना विस्थापन? अगर इस दिशा में गई तो विस्थापन कितना निकलेगा? मान इसको 5 करते, इसको 5 करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक गई, विस्थापन 5, फिर यहाँ से यहाँ गई, विस्थापन 10। दूरी के बारे में बात ही नहीं करना है। अब वापस फिर यहाँ से यहाँ आई तो 5 कम हो गया क्या? तो क्या उसके विस्थापन कितना होगा? 5। तो इसका विस्थापन हो गया 5। कितना हो गया? 5। अब ये मान लीजिए 5 मिनट में जाती है, इधर फिर 5 मिनट में जाती है, तो 5 5 10 मिनट, वापस आ रही फिर, तो समय अंतराल जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। तो उसका हो जाएगा 15 मिनट। इस तरह से अलग अलग तरीक़ा से निकलेगा, ठीक है। ये वेग है। क्लियर हो गया, है ना। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। मात्रा किसका है? मीटर प्रति सेकंड है ना। और ये क्या है? सदिश राशि है, क्योंकि दिशा की आवश्यकता पड़ती है। वेग बराबर है विस्थापन बटा समय अंतराल। क्लियर। चलिए, हम लोग इतना लाइन से जा रहे हैं टू जेड टॉपिक का, आपको पुस्तक देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा A to Z लाइन से, पुस्तक के हिसाब से आप लोग लाइन से जा रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आप पुस्तक देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ बना है एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति, है ना। तो अब इसके लिए देखिए, एक ग्राफ बना रहे हैं हम लोग। एक ग्राफ है क्या, है ना। तो पहले ये बता दूं कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है
तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। अब इसको समझना है आपको। देखिए मान लीजिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ आपको। हाँ, तो मान लो जाए कोई वस्तु है, इधर को हम लोग मानते हैं दूरी, है ना, और इस तरफ को मानते हैं हम लोग समय। ठीक है जी। अब हम लोग इसको क्या क्या माने उसको बताता हूँ मैं। एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर जो समय है ना, 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर हम आ जाए, 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर हम लोग कितना मिनट लिए हैं, 2 मिनट लिए हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, 2 से 4 की दूरी 1 सेंटीमीटर। तो पूरा 1 सेंटीमीटर में है ना। तो क्या क्या लिए हैं, तो 1 सेंटीमीटर हम लोग कितना मिनट लिए हैं, 2 मिनट लिए हैं। कितना मिनट लिए हैं, 2 मिनट। उसी तरह 1 सेंटीमीटर हम लोग कितना मीटर लिए हैं, तो 1 सेंटीमीटर हमने 12 मीटर लिए हैं। 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो इसके बीच बीच में कितने कितने का अंतर है, 12 का ना। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर देखिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 12 मिनट, सॉरी 2 मिनट। और इधर का लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर में हम लोग कितना लिए हैं, 12 मिनट लिए हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गई आपको। अब लोग हम चलते हैं कि वो किस तरह से एक समान गति है ना। अब मान लो जाए वहाँ ये 2 और ये 4, मतलब बीच में कितना मिनट की दूरी है, 2 मिनट, है ना। सेंटीमीटर का मत लिखना, ये सेंटीमीटर उसकी ना, जो ग्राफ का सेंटीमीटर उसको बता रहा हूँ। इनके बीच का जो समय अंतराल कितना है, 2 मिनट। 2 दूनी 4, फिर 2 मिनट, 2 तिया 6, फिर 2 मिनट, 4 और 6 के बीच 2 मिनट, 6 और 8 के बीच 2 मिनट, 8 और 10 के बीच 2 मिनट, मतलब 2-2 मिनट का अंतर है ना। तो मान लो जाए वो वस्तु है, कोई वस्तु है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से चल जाते हैं, ठीक है, यहाँ से निकलती है। तो 2 मिनट में वो 12, कितना 12, यहाँ पर ये मिल नहीं रही है, यहाँ से मिला लेंगे, ठीक है। 2 मिनट में वो 12 मीटर चलती है, और 4 मिनट में वो 24 मीटर चलती है, और 6 मिनट में वो 36 मीटर चलती है। तो देखो 2 और 4 के बीच कितना मिनट की अंतर है, 2 मिनट की अंतर है। ठीक है, कितने मिनट के अंतर है, 2 मिनट, है ना। और 2 और 4 के बीच वाला क्षेत्र देखें तो ये 12 और 24 के बीच वाला क्षेत्र देखेंगे, इन दोनों के बीच में जी। तो 12 और 24 के बीच कितना अंतराल है, केवल 12 मीटर का। तो 2 मिनट में कितना गया बोलेंगे, 12 मीटर गया। कितना मीटर गया बेटा। चलो अब हम लोग 4 और 6 के बीच देखते हैं, या तो 6 और 8 के बीच देखते हैं। चलो 8 में ये जाएगा 48, ठीक है। चल अब 6 और 8 के बीच देखते हैं हम लोग, है ना। तो 6 और 8 के बीच कितने मिनट, 7 और 8 2 ही मिनट, तो 2 मिनट। अब 6 और 7 वाले खंड को देख रहे हैं, मतलब इधर किसको देखेंगे, 36 और 48 वाले खंड। तो 36 और 48 के खंड के बीच कितना दूरी, केवल 12, बात समझ आ रही है, 12। तो 2 मिनट में कितना गया बोलेंगे, 12 मीटर। तो हर जगह वो देखो, यहाँ पर भी मिला जाए, यहाँ पर मिला, चल आगे और चलो ब्रह्मांड में चले जाओ आप, है ना। तो वहाँ पर जितने भी जगह जाओगे हर बार आपको 12 मीटर ही दूरी निकलेगा। मतलब समान समय में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। कंप्लीट समझ आया, ये है एक समान गति, क्या कहलाती है, एक समान गति, है ना। तो एक समान दूरी, ये ग्राफ देख लीजिएगा। वैसे मैं न्यूमेरिकल सवाल तो नहीं बनाना था, लेकिन चलो इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं एक सवाल, चाल निकालना, वस्तु की चाल निकालते हैं हम लोग। मान लीजिए वस्तु यहाँ से निकलती है और यहाँ जा रही है ना, यहाँ पर, ठीक है। तो इधर समय है, इधर दूरी है, तो उसकी चाल निकालिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। हमारे पास दूरी भी है, चाल भी, समय भी है, तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए देखिए, अब हम लोग मान लेते हैं किसी को समय मान लेते हैं और दूरी मान लेते हैं। दूरी तो हम लोग किससे प्रकट करते हैं, एस से, और समय को टी से। तो मान जाइए क्या है, दूरी है, समय है। तो पहला दूरी, दूसरा दूरी, तीसरा दूरी, ऐसे करेंगे तो S1 S2 ऐसे जाएगा ना, ठीक है। तो मान लो जाए S2 का मान कितना है, 24 है, 24। S1 का मान कितना है, 12 है ना जी, कितना है, 12 है। अब अपने को मान लो जाए कुछ निकालना है, अब समय देखते हैं। तो ये इसको मान लेते T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, है ना। तो T1 T2 कितना,
T2। तो T2 हमारे पास यहाँ पास है, तो कुल कितना मिनट, 2 मिनट, 2 4 मिनट। T1 का मान केवल 2 मिनट, है ना। बात समझ रही है आपको, समझ आ रही है आपको। तो देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं ना, तो ये तो क्लियर हो गया। मैं कहाँ से निकाला उसको, समय को यहाँ से निकाला मैं, आप किसी को निकाल सकते हो। S2 यहाँ से निकाला मैं 24, S1 12 यहाँ से निकाला, T2 यहाँ 4 से निकाला, और T1 कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला 2 मिनट। तो हमारे 4 बचते, तो 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कैसे निकालेंगे, अंतिम दूरी को प्रारंभिक दूरी से घटाएंगे, अंतिम समय को प्रारंभिक समय से घटाएंगे। तो अंतिम दूरी इसका कितना है, 24 माइनस 4 बराबर लिखा रहा हूँ ना मैं, माइनस, और प्रारंभिक दूरी कितना है 12 बटा अंतिम समय कितना है, T2 का मान कितना है 4, और प्रारंभिक समय का मान कितना है 2। तो हो जाएगा 12 बटा 2, 2 6 12, 4 निकल गया इसका 6। बात समझ आई। तो इसका सूत्र एक्चुअली में देखें तो कैसा हो जाएगा, 4 बराबर S2 माइनस S1 अपान T2 माइनस T1। ये 4 निकालने का सूत्र है इसके लिए, ठीक है। आपको 4 निकालना आ जाएगा, ग्राफ देखकर 4 निकालिए, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं असमान गति। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर आपको मान लो जाए नॉर्मल बताना है, तो ऐसी गति जिसमें चाल बढ़ रही है या घट रही है असमान गति कहलाता है। ये तो हो गया, लेकिन आपको मैं बताया अभी पहले एक समान गति, उसी के अगर परिभाषा हम लिखना चाहते हो क्या लिखोगे कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। मैंने बताया था ना, यहाँ देखिए आप, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। ये भी हम लोग पढ़े हैं। तो इसी को हम लोग असमान बताएंगे। तो क्या करेंगे, जब कोई वस्तु समान समय में है ना, समान समय अंतराल में समान की जगह आपको क्या लिख देना है, भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। बस कंप्लीट, बात समझ आई आपको। असमान गति, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है तो उसको असमान गति कहते हैं। चलिए ग्राफ में देखते हैं, कैसे असमान गति होती है। अब देखिए मैंने पहले बताया था कि यदि वस्तु 2 मिनट है, कितना मिनट है 2 मिनट, ये एक्स वाई तो मतलब आप लोग समझ गए ना, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष में हम लोग क्या लिखे थे, ये एक्स अक्ष है क्या, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मिनट, और वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 12 मीटर। ये इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और कितने का अंतर है भाई 12 का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान जाए कोई वस्तु 2 मिनट में, कितने मिनट में 2 मिनट में 12 मीटर की दूरी तय करता है। 2 मिनट में कितना 12, तो 4 मिनट में वो कहाँ जाएगा 24, ठीक है। कितना जाएगा 24। 6 मिनट में जाएगा वो 36, 6 मिनट 36 जाएगा ना। तो हर बार कितने मिनट की दूरी रहेगा 12 12 12, इन दोनों के बीच 12 ना, इन दोनों के बीच फिर 12 इधर 12 ऐसा जाएगा। तो वो समान गति हो गया। अब असमान गति देखते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाती है कई जगह में, है ना। तो मान जाए कोई वस्तु 2 मिनट में 12 मीटर की दूरी तय करता है, और 4 मिनट में वो 24 करना था, लेकिन 4 मिनट वहीं पर रुका हुआ है, तो 12 मीटर की दूरी तय किया है उन्होंने। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई, देखिए ये यहाँ से गया 2 मिनट में 12 मीटर, अब 4 मिनट में वो जाता 24 मीटर, लेकिन वो 4 में वो कितना मीटर में ही है, 12 मीटर में ही है। देखिए इधर समय बढ़ा है और दूरी इतना ही, ये 12 है ना, 12 सीधे में किया हो ना इसको, तो ऐसे यहाँ गया और यही पास है 12 में, बात समझिए। अब 6 मिनट में मान लीजिए रुकच रहेगा तो इधर जाएगा, अगर चलना चाहता है तो 6 मिनट में अगर वो उधर जाती है, ये 6 मिनट वाला दूरी है, 6 मिनट में अगर ऐसे जाती है तो 6 मिनट में वो कितना दूरी तय करी ऐसे बोलेंगे, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 है,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 12 है। लेकिन हमको पूरा कम्प्लीटली निकालना है, तो यहाँ से वो 12 में गया, फिर 12 में ही गया और फिर 24 में गया। तो 6 मिनट में वो कितना मीटर गया बोलेंगे, 24 मीटर गया। तो देखो 2 मिनट में 12 गया, ठीक, 4 मिनट में फिर 12 गया, जबकि जाना कितना था, 24 जाना था। तो समांतरा नहीं हो रहा है। पहला समय में वो 12 मीटर की दूरी तय किया, दूसरा में वो केवल 0 किलोमीटर की दूरी तय किया, केवल 0, यहाँ से यहाँ तक 0। तीसरे बार में वो फिर 12 किलोमीटर की दूरी तय किया। कुल कितना किया, कुल 24 किया। बात आ रही है, मतलब क्या हो रही है, समझ आ रहा है। हाँ, इसका चाल घट रहा है और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ये क्या है, असमान गति। इसमें अगर समझ नहीं आए तो कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, तो अपना जो अगला जो टॉपिक है वहाँ पर प्रश्न उत्तर दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। त्वरण। त्वरण क्या है कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर, कैसे वेग परिवर्तन की दर भाई। अब मान लो जाए ए वस्तु ए है, ये बी है और ये सी है, ए से बी तक जाता है, तो उसका वेग था 6 किलोमीटर प्रति आवर्स का। अब बी से सी तक जा रहा है और 6 किलोमीटर प्रति आवर्स ही है, तो ठीक है। लेकिन ये भैया इसका स्पीड कम हो गया, इधर 5 किलोमीटर प्रति आवर हो गया, तो इस जगह उसका स्पीड 6 किलोमीटर था, इस जगह स्पीड 5 किलोमीटर प्रति आवर्स हो गया। तो वेग क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना, तो वही को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे हम लोग। इधर 6 था, इधर 5 हो गया। क्या पता इधर 4 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चलाएगा वो, क्या पता इधर 2 किलोमीटर प्रति आवर से, क्या पता आगे चलाएगा नहीं, है ना। तो इस तरह से त्वरण क्या हो रही है, इसकी घट रही है, बढ़ रही है। अब मान जाइए बिंदु ए से बी तक गया, तो उसका जो चाल था वो 5 किलोमीटर प्रति आवर्स था। बी से सी तक गया तो उसका 10 किलोमीटर प्रति आवर। अब उसने क्या कर दिया, स्पीड बढ़ा दिया। 5 में कम था, पहले कम था, ज़्यादा था तो कम होते होते गया, अब ना कम है तो बढ़ा दे। इसके बाद सी से डी में जाएगा तो वो 20 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा देगा। तो इस स्थिति में फिर ये बढ़ा है, तो दोनों ही स्थिति क्या कहलाएगा, त्वरण। लेकिन दोनों में नाम होता है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो उसको हम लोग त्वरण बोलते हैं, और अगर स्पीड कम हो रही है तो उसको हम लोग बोल देते हैं मंदन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, मंदन, है ना। तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। उसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको स्क्वायर को डालना जरूरी है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एक सदिश राशि है, कौन है ये, त्वरण है। क्या नाम इसका है, त्वरण, है ना। मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर बटा समय अंतराल, कितना परिवर्तित हो रही है। वेग में परिवर्तन की दर v माइनस यू को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर किसको बोलते हैं, v माइनस यू को बोलते हैं। समय अंतराल t, ए को बोलते हैं त्वरण। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया त्वरण। त्वरण क्या है, त्वरण निकालना होगा तो आपको पास वेग में परिवर्तन की दर दिया जाएगा और क्या दिया जाएगा, समय अंतराल दिया जाएगा। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर के आधार पर त्वरण को। आगे के जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, आप हो सके बहुत लंबा है वीडियो, तो इसके हिसाब से आप बीच बीच में एक एक दिन कर करके देखिए वीडियो को, है ना। चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं गति के समीकरण में, ठीक है। तो इतने सारे परिभाषाएं और इतने सारे वर्ड्स को सुनकर आपका माइंड तो घूम गया होगा। वैसे मेरा माइंड तो नहीं घूमता, आप लोग जानते ही हो। तो थोड़ा फ्रेश होने के लिए थोड़ा एक चीज़ सुनाता हूँ, ज़्यादा ध्यान से मत सुनिएगा, ये केवल इंटरटेन। ही है ना। और आगे हम लोग फिर चलते हैं गति के समीकरण में। तो गति का जो सबसे पहला समीकरण है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके पीछे आप देख लीजिएगा, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसमें गति के समीकरण के बारे में बताया जाएगा, है ना। तो गति के समीकरण के बारे में बताया जाएगा, तो उसके आधार पर आपको क्या क्या जानना पड़ेगा। हम लोग बेसिक नॉलेज पहले ले लेते हैं। पहले तो ये बात करते हैं कि
किसी भी वस्तु का द्वारा तय की गई दूरी गति कहलाती है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग किस किस चीज़ का यूज़ करें? सबसे पहले किसी भी वस्तु के प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग की बात होती है। तो अगर केवल वेग बस की बात करते हैं तो वेग के लिए हम लोग वी का प्रदर्शित करेंगे, वी को व्यक्त करेंगे, वी से व्यक्त करेंगे। समय अंतराल को टी से, त्वरण को ए से, और दूरी को हम लोग प्रदर्शित करेंगे एस से। ये सब यूज़ होगा, इसीलिए इसको बता रहा हूँ मैं, है ना, गति के समीकरण के लिए, है ना। तो सबसे पहले आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ कि ग्राफ में कैसा है कि मान जाए ये क्षेत्र है आपका वेग, कौन सा क्षेत्र है? वेग। वेग का मात्रक आप लोग जानते हो मीटर प्रति सेकंड, है ना। और ये क्षेत्र है हमारा अपना समय, समय क्षेत्र है, ठीक है। इसको हम लोग सेकंड में लेते हैं। अब आपको बता देता हूँ कि इसको ओ मान लेते हैं, इसको हम लोग मानते हैं, अच्छा यहाँ शुरू कर देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको हम लोग सी, इसको डी, है ना। चलिए अब ए बी सी डी ई, इसको मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा है। और देखिए आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये ग्राफ को देखकर आपको क्या समझ, कुछ समझ नहीं आता है। सर लिख दिए ए बी सी डी, लिख दिए ए बी सी डी, तो हमको भी आता है। तो हमको ये समझना है कि मैंने क्या दर्शाया है, किसको दर्शाया है ना। तो ये जो ए दर्शाया हो ना, ये किसी व्यक्ति या वस्तु है जो कि यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या करता है, तय करता है। और ए है और ओ है और सी और डी है, तो इसको भी याद रखना कि ए और सी है वो ओ और डी के बराबर है, क्योंकि यहाँ का जो दूरी दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसलिए इसका बराबर है। ये यूज़ होगा, आगे बताऊँगा। तो कोई वस्तु यहाँ से इस गलती है और यहाँ तक दूरी तय करती है, तो ये यहाँ पर उसका एक वेग रहेगा, क्या रहेगा? वेग। तो कौन से रहेगा? वो रहेगा प्रारंभिक वेग, समझ रही है। और यहाँ से बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, चाल बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगा, सब बढ़ते जाएगा, विस्थापन भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ उसका रहेगा अंतिम वेग, क्या रहेगा? अंतिम वेग। तो अंतिम वेग को हम लोग यहाँ से इसके बराबर होते हैं, तो यहाँ पर अंतिम वेग को इधर लिख देते हैं हम लोग, इसको ई में लिख देते हैं अंतिम वेग को, क्योंकि यहाँ ये ए और सी ऐसा है ना, ए और सी इसके बराबर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, ठीक है। ए सी के बराबर कौन हो जाएगा? ई और बी हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग ये हो गया, तो अंतिम वेग ये हो गया, खत्म। यहाँ पर ना लिख कर यहाँ लिखते हैं, यहाँ से माप लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वेग इधर से है ना, यहाँ से, ठीक। अब यह तो क्लियर हो गया आपको, ये भी क्लियर हो गया, ग्राफ भी क्लियर हो गया कि किस तरफ कौन है, यहाँ पर अंतिम वेग है, यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, ऐसा सब कुछ है ना। अब हम लोग चलते हैं गति के प्रथम समीकरण। एकदम सिंपल सरल है, बहुत सिंपल है। आप सुनते रहिए कि ग्राफ के अनुसार प्रारंभिक वेग u है। भैया पहले तो मैंने बता दी है, प्रारंभिक वेग u है ना, जो t समय में बढ़कर, ये समय है वो t समय है जी, है ना, इसको t लिख देते हैं यहाँ पर t, और वेग को हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पर u लिखा हूँ मैं, ठीक है, यू तो लिख दिया हूँ यहाँ पास, है ना। तो ग्राफ के अनुसार प्रारंभिक वेग v है, अच्छा प्रारंभिक वेग v है, सॉरी u है ना, प्रारंभिक वेग u है, जो कि t समय में बढ़कर, कौन समय बढ़कर? t समय में बढ़कर v हो जाता है। t समय में से बढ़कर क्या हो जाता है? v हो जाता है। बिंदु ए पर, बिंदु कहाँ पर? ए पर, बिंदु ए पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। भैया कितने बार बताएंगे? u है, ठीक है। तो किसी बिंदु ए पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और बिंदु बी पर वस्तु का अंतिम वेग v है। यही तो हम लोग फिर बता चुके हैं, ग्राफ के अनुसार चल रहा है ना ये। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि BC क्या है। हम लोग जानते हैं BC क्या है, ये BC और ये और B और C है ना। तो ये जो B के बराबर E है ना, इसी तरह C के बराबर A है, मतलब इसका मान है ना। तो मान जाए A से E तक की बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं C से B तक की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है, AE बराबर हो जाएगा BC हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो मान जाए वस्तु यहाँ से निकलती है और यहाँ तक जाती है, यहाँ से दर्शा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं कि C से यहाँ से A से ऊपर जाती है B तक, केवल दर्शा सकते हैं। तो ये कोई वस्तु अगर चलती है ना, तो यहाँ C से चलती है, हालांकि यहाँ A से चलती है, लेकिन दर्शाने के लिए हम लोग यहाँ से दर्शा रहे हैं। तो C से चलती है और यहाँ B से होते जाती है, मतलब जा रही, तो क्या हो रहा है भाई? हो क्या रहा है? यहाँ हो रहा है वेग में परिवर्तन। क्या हो रहा है? वेग में परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन के दर को हम क्या बोलते हैं भाई? त्वरण बोलते हैं, पता है। और मैंने त्वरण के बारे में बता दिया है, त्वरण
ए इक्वल टू क्या होता है वी माइनस यू। वी क्या है अंतिम वेग और यू क्या है प्रारंभिक वेग, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, बी सी क्या है एक्चुअली में, क्या है, यह है वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, वी माइनस यू से प्रदर्शित करते हैं। बी सी समझ आ रहा है आपको। तो बी सी इक्वल टू वेग में परिवर्तन की दर वी माइनस यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, खत्म। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। देखिए ये गति का समीकरण है और यहाँ पर समीकरण माने ये मानने वाला समीकरण है और हम लोग बना रहे हैं बनाने वाला समीकरण को। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू वी माइनस यू ए हो गया। कहाँ से समझ आया आपको, वेग में परिवर्तन की दर बी सी है। बी सी वेग में परिवर्तन की दर हो रही है ना, यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर हो गया कंप्लीट। क्लियर हो गया आपको कि ए से बी तक जा रही है। रियल चित्र ये है बट हम लोग मानते इधर से हैं, समझ आ रहे ना, बी सी। ओके, तो बी सी वी माइनस यू, वी माइनस यू, वी क्या है अंतिम वेग है और यू क्या है प्रारंभिक वेग है, खत्म। ठीक है, अब हम चलते हैं, हम लोग जानते हैं त्वरण का मतलब क्या होता है। त्वरण का मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं, क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर बटा समय अंतराल। वेग में परिवर्तन की दर बटा क्या होता है समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन की दर कौन है, बी सी है बी सी, अभी बताया ना मैं, वेग में परिवर्तन की दर बी सी है तथा समय अंतराल कौन है, देखिए इधर वेग है, ये देखिए ये वेग वाला है तो ये वाला समय अंतराल है। और समय अंतराल में कौन है, ये त्रिभुज बनाए हम लोग यहाँ पर ऐसे, तो समय अंतराल कौन है, ए और सी समय हो गया क्या। ठीक है, तो बी सी अपान ए सी, ये हो गया वेग में परिवर्तन की दर वी माइनस यू के अंतर्गत, है ना। और ए सी कौन है भाई, ए सी चलने वाला ए सी नहीं है। ठीक है, ये ए सी है अपना समय, क्या है समय। अब ये समझ आ गया आपको। ठीक है, ये कहाँ से समझ आया, वेग में परिवर्तन की दर हम लोग जानते हैं, अतः इसलिए हम जानते हैं लिख देना यहाँ पर। ठीक है, त्वरण ए बराबर बी सी अपान ए सी। अब बी सी कौन है भाई, बी सी कौन है हम लोग जान गए हैं कि ये बी सी क्या है, वेग में परिवर्तन की दर है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ए सी। तो भाई हमारा जो मेन समय का जो प्रदर्शित करता है वो ओ डी प्रदर्शित कर रहा है ना, न कि ए सी। ए सी तो कहीं बिंदु पर माने हैं वो है। तो ए सी इक्वल टू ओ डी, शुरू में बताया ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी की जगह हम लोग किसको लिख देंगे, ओ डी को लिख देंगे। किसको लिख देंगे, ओ डी। तो क्लियर हो गया आपका, है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे हम लोग चलते हैं कि बी सी का मतलब क्या होता है। हम समीकरण एक में माने हैं, यहाँ पर वी माइनस यू माने हैं, तो बी सी की जगह लिख दो वी माइनस यू। ठीक है, और ओ डी क्या है भाई, ओ डी क्या है, ओ डी क्या है, समय है क्या, टी है क्या, तो इसको टी लिख देते हैं ऐसे। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब हम लोग करते हैं पक्षांतर, क्या करते हैं पक्षांतर। तो पक्षांतर कैसे करेंगे, देखिए ए सी इक्वल टू ए सी, सॉरी ए टी, ये टी इधर चला गया ना तो ए टी हो जाएगा, वी माइनस यू हो जाएगा ना। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, है ना। अब हम क्या करना है कि अपने को प्रारंभिक गति का प्रथम समीकरण किसको प्रदर्शित करते हैं, वो अंतिम वेग को प्रदर्शित करता है। तो अंतिम वेग लिखा है, तो अंतिम वेग कौन है, ये प्रारंभिक कौन है, यू। हमको वी का मान करना है। तो अगर ए माइनस में है, यू है, इधर पक्षांतर कर देते हैं तो वो हो जाएगा प्लस में। किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यू प्लस ए टी इक्वल टू वी, तो यह आएगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही गति का प्रथम समीकरण है, यहाँ लिखिएगा। ठीक है, और ये वीडियो सबको शेयर कर दीजिएगा, है ना, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया गति का प्रथम समीकरण। अब हम लोग चलते हैं द्वितीय समीकरण में। चलिए फिर चलते हैं हम लोग गति के द्वितीय समीकरण में, है ना। तो द्वितीय समीकरण के लिए जो चित्र में बनाया था प्रथम समीकरण, वही चित्र मैं यहीं पर भी बनाऊंगा, है ना। तो द्वितीय समीकरण के लिए देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक समान त्वरित गति, इसको हटा दीजिए, एक समान त्वरित गति में, है ना, वेग, इस तरफ हम क्या मानते थे, वेग, है ना, वेग समय ग्राफ, और नीचे को हम लोग क्या मानते थे, समय। यहाँ पर दिख रहा है, आगे दिखेगा आपको समय। तो एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये समय अक्ष है। ठीक है, तो समय अक्ष से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, ये ऐसा पूरा दिख रहा है, ये यहाँ से बी से होते हुए सी से यहाँ डी तक है, पूरा ऐसा इतना घिरा हुआ है, इतना पूरा घिरा हुआ है। ये कौन सा अक्ष है भाई, समय अक्ष। इसका पूरा अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, तो क्या निकलेगा, यही आपको समझना है इस समीकरण में, है ना, कि क्या बोला जा रहा है कि
एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालते हैं जो कि विस्थापन के परिणाम, विस्थापन के परिणाम मत लिखना, परिमाण वैल्यू एस के बराबर होता है। तो ये एस कौन है भाई, एस कौन है ना। तो यही जो एस है हमारा दूरी है, क्या है, दूरी है, ठीक है। यही एस हमारी क्या है, दूरी। मतलब जो विस्थापन है वो दूरी के बराबर। हमने बताया, मैंने विस्थापन और दूरी में समानता बताई थी। विस्थापन वाले नियम में जाकर देख लीजिए, विस्थापन वाले परिभाषा में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर आपको समझ आएगा विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है, ठीक है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर, उसके देखिए कि क्या बोला जा रहा है कि मान हम लोग इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका विस्थापन भी निकलेगा और क्या निकलेगा, दूरी भी निकलेगा, जो कि बराबर है, जो विस्थापन और दूरी उसके बराबर है, समझ आ रही है। जो कि विस्थापन के परिणाम निकलेंगे वो एस के बराबर होता है, मतलब दूरी के बराबर होता है विस्थापन। कभी कभी देखिए दूरी और विस्थापन बराबर हो सकती है, लेकिन हर बार नहीं हो सकती, आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। या तो पिछले वीडियो में देख लीजिए, आप लोग पीछे तरफ जाकर देख लीजिए, है ना, वहाँ विस्थापन और दूरी में बहुत समानता है या असमानता है उसको बताया गया है, ठीक है। तो हम लोग चलते द्वितीय समीकरण। ये तो क्लियर हो गया आपको कि यदि एक समान त्वरित गति से वेग समय ग्राफ की समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालते हैं, समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालते हैं जो कि विस्थापन के परिमाण एस के बराबर होता है, दूरी के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके सवाल में, है ना। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ से ही चलेंगे। ग्राफ से चलते हैं तो क्या चलते हैं कि एस बराबर क्या है, हमने क्या बताया है कि समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये पूरा समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालते हैं जो कि विस्थापन के परिमाण एस के बराबर होता है, दूरी के बराबर होता है, ठीक है। वेग को हम लोग यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यहाँ से यू लिख दिया हमें। चलिए, तो हमारा बात है एस, हमारे पास क्या है, एफ। ग्राफ से क्या है एस, तो एस मतलब आकृति ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। हमने बताया ना पूरे इसका क्षेत्रफल निकालना है, समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल है ना, तो ओ ए बी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वो उसके विस्थापन के बराबर होगा जो कि एस के बराबर होगा, एस मतलब दूरी के बराबर होगा। अब ये तो हम लोग जान गए आकृति ओ ए बी डी में। अब हम लोग चलते हैं इसी को आगे, एस इक्वल टू आकृति ओ बी डी में क्या क्या दिख रहा है हमको, दो चीज़ दिख रहा है, एक तो यहाँ पर त्रिभुज दिख रही है और यहाँ पर अपने को क्या दिख रहा है भैया, आयत दिख रहा है ना, ए सी ओ डी आयत दिख रहा है और ए बी सी एक त्रिभुज दिख रहा है। तो इसमें आकृति में दो चीज़ है, पहला क्या है कि एस इक्वल टू आयत ओ ए सी डी, आयत ओ ए सी डी, ठीक है, का क्षेत्रफल शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, प्लस त्रिभुज, ये त्रिभुज है, प्लस त्रिभुज ए बी और सी, ए बी सी का क्षेत्रफल। ये कहाँ से आया, समझ आया, ये आकृति के अंतर्गत आया, है ना। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग किसको क्या मानते हैं, इधर एस एस लिखते जाना है ना, आप लोग लिख लेना, हर काम थोड़ी मैं करूँगा। तो आयत ए ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, तो देखिए आयत में क्या क्या है उसको समझना है आपको, है ना। पहले देखिए ओ ए, है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग आयत लिखे ना, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखना मत, मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है क्या, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन बताएगा, ऐसे यहाँ तो कोई है नहीं 1/2 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये होता है। अब आपने क्या कर रहे हैं, मान रखना है भाई, आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई निकाल लीजिए, ये इसका लंबाई हो गया ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक, और नीचे रहता है अधिकतर चौड़ाई रहता है, आप तो जानते ही हो, है ना। तो किसी को भी मानो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग लंबाई मान लेते हैं ए ओ को, इसको मानते हैं ए ओ को, तो ओ ए ये लंबाई होगा, गुणित चौड़ाई क्या है, चौड़ाई हमारे पास क्या है भाई, ओडी है हमारे पास, चौड़ाई क्या है, ओडी। इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, आयत के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, चौड़ाई में ओडी लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ा का अधिकतर हम लोग लंबाई मानते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर मान लें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया, प्लस
1/2 लिखना है, ये भगवान है, इसको लिखना पड़ता है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं आधार। किसके आधार में? त्रिभुज के। यहाँ पर अब इसका पल्ला कट गया, इसमें चलते हैं। ए और सी इसका आधार हो गया हुआ, और बी सी कौन हो गया? ऊंचाई हो गया। यहाँ पर बी है ना, यहाँ और बी और सी जी दिख रहा है आपको, ये देखिए बी और सी। बी और सी है क्या है? ऊंचाई हो गया। तो आधार क्या हो गया? ए सी है ना। ऊंचाई क्या हो गया? बी सी। यहाँ पर बी और सी ऊंचाई हो गया इसका, ये आधार हो गया। बस आपको क्या करना है, आपको किसको क्या माने उसको बस लिखना है अपने को, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, ओ ए क्या है? ओ ए है क्या? ओ ए है प्रारंभिक वेग। क्या है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग के बराबर है कि नहीं? तो ओ ए की जगह हम लोग लिखेंगे यू, क्योंकि मैंने बताया है कि यू को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग बोलते हैं, है ना। अब चलते हैं ओडी में। तो ओडी क्या है? ओडी समय अंतराल। ओडी क्या है जी? समय अंतराल। समय अंतराल है ना, यहाँ पर समय है नहीं, यहाँ पर टी माना हूँ मैंने ना। तो यहाँ पर ओडी की जगह क्या लिखेंगे? टी। ये यू टी बन गया, खत्म। प्लस को लिखना अच्छी लिखना है, और इसको तो आप लोग जानते हो भगवान है ना, 1/2। तो इसको लिख देते हैं। अब ए सी है क्या? ए सी है क्या? ए सी कुछ नहीं है, ए सी कुछ नहीं है, क्योंकि ये इसको माने हम लोग त्रिभुज। हमारा मेन पॉइंट कौन है? ओडी है। ओडी समय अंतराल है। ए सी है वो ओडी के बराबर है, लेकिन ये ए सी को समय अंतराल नहीं मान सकती। कौन है? ओडी समय अंतराल है। लेकिन हमारे पास ए सी है। अब ए सी हम लोग जानते हैं किसके बराबर है? ओडी के बराबर। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? ए सी की जगह अपने को लिखना पड़ेगा ओ डी गुणित बी सी को रहने दो। ओडी लिख लिए। किसकी जगह लिखे हम लोग? ए सी की जगह। ये तो समझ आ गई होगा आपको, है ना। अब आप लोग निकालिए कि यू टी प्लस 1/2 ए डी कौन है? ओ डी कौन है? तो ओ डी क्या है भाई? ये आपका समय है। क्या है? समय है, ठीक है, समय है ना। और बी सी क्या है? अब बी सी के लिए आपको बताया था समीकरण फर्स्ट हम जाइए। बी सी इक्वल टू क्या होता है? वी माइनस यू। हम लोग देखें समीकरण फर्स्ट में, तो बी सी वेग प्रदान की दर है क्या? तो ये हो जाएगा वी माइनस यू। जो वी माइनस यू कहाँ से है समझ आया? समीकरण फर्स्ट में जाइए, वहाँ पर देखा बी सी इक्वल टू वी माइनस यू होता है, ठीक है, वेग प्रदान की दर। तो ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग चलते हैं यहाँ यू टी प्लस 1/2, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि v माइनस यू है हमारे पास, और क्या लिखना है अपने पास है v माइनस यू, और हमारे पास एक t भी है ना। और हमारे पास मतलब 2 t हो गया, एक t इधर है, एक t यहाँ पर भी एक t है। ये प्लस नहीं है ना, ये t है, याद रखिएगा। ये t कहाँ से आया? ओडी से आया। कहाँ से आया? ओडी, ठीक है। तो यू टी प्लस 1/2 इसको v माइनस यू लिख देते हैं, और t को बाहर कर देते हैं। बाहर नहीं करते हैं, इसके पीछे कर देते हैं। ये टी है, टी और प्लस में थोड़ा फ़र्क हो जाता है मेरे में, है ना। अब क्या करते हैं आगे देखिए, यू टी प्लस 1/2। अब अपनों को क्या बताना है कि ये यू टी क्या है, वी यू क्या है। तो हम लोग एक बात जानते हैं, समीकरण फर्स्ट में जाकर देखिए, समीकरण सेकंड में जाकर देखिए। समीकरण फर्स्ट का जो हम लोग डिटेल के उसमें हम लोग समीकरण 2 माने हैं, एक समीकरण 1 माने, समीकरण 2 माने हैं, मानने वाला समीकरण उसमें जाइए 2, तो वहाँ पर लिखा होगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। ए टी इक्वल टू वी माइनस यू था ना, इसको देखिए पहला समीकरण जाकर। तो यहाँ पर वी माइनस, चलिए तो यहाँ पर क्या होता है यू टी प्लस 1/2। अब अपने को वी माइनस यू की जगह क्या लिखना है? ए टी लिखना है। तो ये हो जाएगा ए टी डॉट मतलब गुना है, ये टी है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग? ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, क्योंकि बताना पड़ेगा ना ये ए टी कहाँ से लाए हो आप, है ना। तो आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? यू टी प्लस 1/2, ये डबल टी है भाई, डबल टी मतलब टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए टी स्क्वायर, है ना। अब अपने को क्या प्राप्त हुआ? हमको प्राप्त यहाँ इस तरफ क्या आ रहा है बोला था मैंने? एस, बार बार थोड़ी लिखेंगे इसको, एस को सब तरफ लिख देना। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यही गति का द्वितीय समीकरण है, खत्म, ठीक है। चलिए
चलिए तो हम लोग चलते हैं गति के तृतीय नियम। तो ये तृतीय नियम है वो किसके लिए आधारित है? देखिए हम लोग ना तृतीय नियम के आधार पर फिर एक ऐसा नियम है जिसके आधार पर हम लोग एस का मान ज्ञात कर सकते हैं। एस मतलब दूरी है जो कि विस्थापन के बराबर होती है ना, हमेशा नहीं ना। अब हम लोग क्या करते हैं, गति के तृतीय समान निकालने के लिए आपको ये तो बता दिया हूँ मैंने किसको क्या माना है। यही चित्र मैंने फर्स्ट समीकरण में सेकंड समीकरण में बनाया है। ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, इसको ई माने, इसको बी माने, इसको ए और इसको सी, इसको ओ और डी। ये क्या है, समय अंतराल है, इधर क्या है, वेग है। ये सब बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। अब हमको क्या करना है उसको देखना है कि हम लोग जानते हैं कि समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालने पर, ये समय अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालने पर वो किसके बराबर है, विस्थापन दूरी के बराबर होता है। तो हम लोग पहले क्या निकाले थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे और आयत का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दिए थे, तब निकला था दूरी और विस्थापन के बराबर है वो। लेकिन एक और अन्य तरीका है जिसके माध्यम से हम एस का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास है क्या इधर, है ना, कि हमारे पास है ओ ए बी डी। ओ ए बी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है ये पूरा, यहाँ से ये पूरा एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है ना। अब जो कि किसके बराबर है भाई, हम लोग जानते हैं एस की दूरी के, एस के बराबर होता है अर्थात दूरी के बराबर होता है ना। तो ग्राफ से लिखना है यहाँ पर, ग्राफ से ये ओ ए बी डी एक समलंब चतुर्भुज है ना। अब हम लोग चलते हैं एस इक्वल टू समलंब चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब उनका क्षेत्रफल अगर निकल जाएगा तो हमको क्या निकलेगा, एस का मान निकल जाएगा जो कि विस्थापन के बराबर होती है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं एस समलंब चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, ये तो क्लियर हो गया आपको, है ना। अब आगे हम लोग फिर चलते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है 1/2, इसको मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं का योग। ये जो चतुर्भुज हमारे पास प्राप्त होगा, इस चतुर्भुज के समानांतर आमने सामने की भुजा का योग गुणित ऊंचाई, गुणित क्या है, ऊंचाई। तो मान हम लोग इसको आधार, इसको मानते हैं हम लोग आधार मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, आधार। तो ये हो जाएगा आमने सामने की भुजा, दिख रहा है आपको, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ई, इसको ई माना था मैंने, ई ए इक्वल टू क्या होता है, बी सी होता है। तो ई ओ इक्वल टू बी डी भी हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं। तो इसके आधार पर हम लोग क्या बोलते हैं कि ये वाला जो भुजा है और ये वाला जो भुजा है वो समानांतर भुजा है। कौन सा भुजा है, समानांतर भुजा, इसको आधार मानते हैं। तो और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा ऐसे। आपको इसको ना ऐसे उल्टा करके देखिएगा, ठीक है, उल्टा करके देखिएगा। तो ये हो जाएगा, इसका आधार इसको मान लेना, अभी आधार इधर है ना, लेकिन आधार इसको मानेंगे, ठीक, आमने सामने एक भुजा हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका ऊंचाई, क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो 1/2 चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। अब हमको निकालना है कि समानांतर भुजा कौन कौन है। तो इसको लिखिए 1/2 लिख दीजिए। ओ ए कहाँ है हमारे पास, ओ और ए, ये है ओ और ए, और इसका समानांतर भुजा ये है बी और डी। कौन है हमारे पास है, बी और डी। तो ओ ए प्लस बी डी समानांतर भुजाओं का योग बोला गया है। तो समानांतर भुजाओं का क्या है यहाँ पर, योग, क्लियर हो गया, गुणित ऊंचाई। ऊंचाई किसको मानना है, इसको ओडी को मानना है, मैंने बताया था आधार इधर मानेंगे तो ओडी इस ऊंचाई हो जाएगा, तो ये ओडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओडी। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग चलते हैं कि ये ओ ए है क्या, बी डी है क्या, ओडी है क्या, है ना, समझ रहे हैं ना। डी से तो डिगेश्वरी का नाम आता है ना, बी से मेरा नाम आता है। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। तो 1/2 ओ ए है क्या, ओ ए मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग, मैंने बता रखी है पहले, है ना। तो ओ ए का मान हो जाएगा यू, क्या हो जाएगा, यू प्लस, प्लस को प्लस की रखना है ना, इसका भगवान ये है ना। तो बी डी है क्या, कहाँ है बी डी, बी और डी। तो हम लोग तो ये जानते हैं कि बी डी हमारे लिए क्या था, वेग परिवर्तन की दर, v-u। बी और सी के बारे में हम लोग जब पढ़े थे तो वहाँ पर क्या लिखे थे, वेग परिवर्तन की दर बोले थे ना, v-u बोले थे हम लोग। अब हम लोग यहाँ पर बी डी के बारे में बात करते हैं, पूरा कंप्लीटली बी, और यहाँ से बी और डी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली में है, ये अंतिम वेग है, यहाँ से जाएगा तो ये बी है, ये क्या है, अंतिम वेग है। कौन सा वेग है, अंतिम। तो प्रारंभिक वेग ओ ए हो गया, ओ ए या तो ए ओ ए है वो प्रारंभिक हो गया, और बी डी है वो क्या हो गया, अंतिम वेग। लास्ट यहाँ पर रुकता है ना, यहाँ से जाता है कोई भी मनुष्य या वस्तु तो यहाँ पर रुकता है, तो ये इसके लिए हो गया क्या, अंतिम वेग।
ए से ओ से ए सॉरी ओ और ए को हम लोग क्या बोलते हैं प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पर बी और डी क्या हो जाएगा अंतिम वेग। तो अंतिम वेग को क्या बोलते हैं हम लोग वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वी। कहाँ से अभी समझ आया आपको, ये बी डी की जगह हम लोग वी लिखे हैं क्योंकि अंतिम वेग यहाँ पर बी। ठीक है, गुणित ओ डी क्या है। अब ओ डी सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं आप लोग, है ना, कि ओ डी क्या है, समय है। क्या है, समय है, बस समीकरण। अब आपको क्या करना है कि टी का मान, किसका मान, टी का मान समीकरण से रखते हैं। अब कैसे रखते हैं उसको समझना है आपको। देखिए ध्यान से कि 1/2 इसको u प्लस वी है, इसको हम लोग v प्लस यू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्लस प्लस में माइनस होती तो दिक्कत होती। ठीक है ना। अब t का मान क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा था ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, पढ़े थे भाई, पढ़े थे ना समीकरण 2 में जी। तो इसको मान जाए हम लोग ए को पक्षांतर करते हैं, यहाँ पर टी लिख दिया रहता हूँ मैं, ए टी इसको यहाँ पर, तो इसको टी को ए को पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पर जाएगा तो यह हो जाएगा ए, तो टी इक्वल टू जाएगा वी माइनस यू अपान ए। ए कौन है, त्वरण है, आप लोग जानते हो। तो ये हो जाएगा 1/2 वी प्लस यू इंटू टी का मान कितना है, वी माइनस यू अपान ए है, ये लिख दिया ना। तो यहाँ पर आप कोष्टक में लिख देना ऐसे कि टी इक्वल टू वी माइनस यू अपान ए, तब समझ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो क्लियर हो गया इतना। अब लोग हम लोग चलते हैं कि आगे और क्या होगा। आगे क्या देखते हैं, आगे हम लेते हैं 1/2 है ना, वी माइनस यू वी प्लस यू इंटू, अच्छा इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो नीचे का 2 है उसको हम लोग मान लेते गुना करते हैं इधर से जी, और ऊपर का ऊपर गुना करते हैं, तब क्या होगा, ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ होगा। तो देखते हैं, आप लोग जानते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सूत्र आप लोग जानते होंगे गणित का, क्या होता है ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर होता है ना, होता है नहीं जी। तो यहाँ पर v प्लस यू वी माइनस यू है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, इसको ऊपर गुना कर देते, मतलब ये तो एक तो इसके गुना हो गया पूरा कंप्लीटली, तो यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो गया। और 2 को हम लोग इससे नीचे से गुना करें तो ये 2a हो जाएगा। तो इस तरफ क्या लिखा है आप लोग जानते हैं, इस तरफ पूरा एस लिखना पड़ता है आपको। अब आपको लिखने का ठेका आपको दिया हूँ मैं, है ना। चलिए, तो ये एस इक्वल टू, ठेका नहीं बोलते उसको, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। चलिए, तो एस इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल अपान 2a, ये तो हो गया आपके पास, ये समझ आ गया आपको। अब आपको क्या करना है कि 2a को इस तरफ पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा मेन एक्चुअली में जो सूत्र बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यही गति का तृतीय समीकरण है, कंप्लीट। ठीक है।